हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे कि ग्लैंस एकेडमी के द्वारा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी मीडियम यूपीएससी एस्पिरेंट जो है उनके लिए चलाया जा रहा है। और ये जो सीरीज है दोस्तों, ये आपके यूपीएससी 2024 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज को चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पिछले 4 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। मई पे, जून पे, जुलाई और अगस्त, इन चारों सेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। और इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं सितंबर की मंथली मैगजीन, और जिसके अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेगमेंट को कवर किया, फिर इंटरनेशनल रिलेशन को भी कवर किया हमने, इकोनॉमिक्स लेक्चर को कवर किया, सिक्योरिटी को कवर किया, और साथ ही साथ आपके इन्वायरमेंट लेक्चर को भी कवर कर लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसमें क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उसके बाद 3 से 4 शॉर्ट टॉपिक हैं। तो इसको आज हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना। बहुत सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी जहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ और भी क्लास की जो इन्फॉर्मेशन होती है, टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन होती है, अदर पीडीएफ, वो सभी यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज देखते हैं हम क्या क्या आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हम सोशल इश्यूज के टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने पहला टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ संक्षिप्त सुर्खियां होंगी जिसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। और 1-2 टॉपिक जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर वो पढ़ना चाहिए, तो आप लोग उस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना उस चीज को। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सोशल इश्यूज, और जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। सार्वभौमिक जो शब्द होता है, यूनिवर्सल जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी देश के सभी नागरिकों को शामिल कीजिए, या दूसरी भाषा में कहें कि अगर ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर पे आ रही है तो वैश्विक स्तर पे किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी प्रजाति का हो, सबके लिए हेल्थ की व्यवस्था करना ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहलाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर आप देखोगे कि अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक ने दोनों ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग। मतलब डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है कि वर्ल्ड स्तर पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की रिपोर्ट क्या है, कितने देश उसमें सफल हुए, क्या आंकड़ा हुआ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, पहला और दूसरा तो आपके गरीबी और भुखमरी से रिलेटेड है, लेकिन तीसरा जो आपके सार्वभौमिक स्वास्थ्य से संबंधित है, अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसमें किसी देश की कितनी रिपोर्ट हुई, कितनी प्रगति हुई, और क्या इसके मापक होंगे, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अंतर्गत जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 2 संकेतकों का प्रयोग किया गया है जो इसके सब क्लॉज कहलाते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.8.1, क्योंकि एसडीजी 3 जो है किससे संबंधित है दोस्तों, हेल्थ से संबंधित है। तो 3 के भी कई सारे सब क्लॉज हैं, तो उसमें 3.8.1 और 3.8.2 ये दोनों को शामिल किया गया है। तो पहले वाले में क्या कहा गया कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं इसमें शामिल होंगी। दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय, मतलब हेल्थ के ऊपर किसी देश के द्वारा या किसी फैमिली के द्वारा या किसी देश के नागरिकों द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है। अब जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके परिवार की जितनी इनकम है और आप उसमें अगर कहेंगे कि हेल्थ पे सर हमारा इतना अधिक खर्च हो रहा है, तो पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, वो निगेटिव माना जाएगा। वो कब अच्छा होगा, जब किसी एक राष्ट्र के नागरिकों की बचत अधिक से अधिक हो और हेल्थ पे जो है कि कम से कम खर्च हो। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो है कि आप फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे हम ह्यूमन कैपिटल को तैयार कर पाएंगे। अगर व्यक्ति की हेल्थ ही खराब है, आपकी फैमिली में जितने भी पर्सन है, कोई ना कोई तो दवा खा रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके फैमिली की इनकम का लगभग 30 to 40% इनकम में ही चला जाता है, किसमें, हेल्थ के खर्चों में, और वो आपका वेस्ट होता है। तो ये चीज है, यहाँ पे इन सभी चीजों को कवर किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये रिपोर्ट ये कहती है मुख्य बिंदु के अंतर्गत, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि रिपोर्ट ये कहती है कि सन 2000 से 2021 के बीच में
लगभग 20 साल में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सूचकांक है वो 45 से बढ़कर 68 हो गया है। तो आप ये देख सकते हो कि प्रगति तो हो रही है। मतलब पिछले 20 सालों में कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हेल्थ की मेडिसिन को लेके, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस को लेके दुनिया में एक जागरूकता है और इसकी रैंकिंग में सुधार हो रहा है। लेकिन पिछले 2015 से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में सुधार थोड़ा सा कम हुआ है। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक हम बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखा सकते कि उसमें प्रगति हो भी पाएगी या नहीं। तो ये एक चुनौती रहेगी हमारी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सन 2000 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 15% ये कम हो गया है जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत लोगों को कवर करने में। तो आबादी का हिस्सा कम हुआ है। और अगर हम बात करें कि बहुत अधिक आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय का सामना करने वाली जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है। मतलब क्या है कि वो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय बढ़ गए हैं, जिससे वो निर्धनता की ओर धकेला जा रहा है। मतलब वो परिवार गरीब की ओर जा रहा है। मैंने कहा ना, इनकम का लगभग 30 to 40% आपका खर्च हो रहा होगा। किसी को डायबिटीज के पेशेंट होंगे तो उनकी दवाई चल रही होगी, कोई हार्ट का पेशेंट होगा, कोई कैंसर का पेशेंट होगा, कोई छोटी मोटी बीमारियों के पेशेंट होंगे। तो ऐसे घर में ये हमारे खर्चे जो हैं ये हमारे इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स खर्च कर दे रहे हैं, जिसका यूज हम कहीं और कर सकते थे, जैसे अपनी हेल्थ पे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने बिजनेस पे, अपनी लाइफ स्टाइल पे। लेकिन हो क्या रहा है, हमें लगभग 30 से 40% हेल्थ पे खर्च करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे ये रीजन है। और अब हम इसके महत्व को समझने से पहले यहाँ पे बस ये देख लेते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें 4 संकेतकों का प्रयोग किया गया, जैसे प्रजनन, मातृ और नवजात और शिशु स्वास्थ्य हो गया, दूसरा संक्रामक रोग, तीसरा गैर संचारी रोग और चौथा है सेवा क्षमता और पहुंच। जिस भी देश की रैंकिंग अगर 0 की तरफ है तो यानी वो खराब कवरेज की ओर चल रहा है, और 100 की तरफ है तो सर्वोत्तम कवरेज। भारत के स्कोर में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2019 में ये रिकॉर्ड हमारा 64 अंकों के साथ था, जो कि कोविड-19 के दौरान 2021 में ये हमारा 1 पॉइंट नीचे गिर गया। मतलब हमारी हेल्थ कवरेज की सिस्टम डगमगा गई। और कोविड-19 में हमने देखा भी कि हमारे पास स्टाफ की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, हमारे पास मास्क और बेसिक जो है कि सैनिटरी और जो मेडिसिन थी उनकी भी कमी हमें देखने को मिली। मतलब कह सकते हो कि इस महामारी ने हमारे देश की जो स्वास्थ्य आधारभूत संरचना थी उसकी एक नया दिशा दिखाई कि भाई आप कितने अंदर से खोखले हो। खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल बना देना या प्राइवेट हॉस्पिटल बना देना बहुत बड़ी सुविधा नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाओं की हमें कमी देखने को मिली, और जो कि जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी 1 पॉइंट नीचे गिरी है। अब आगे देखते हैं हम इस पॉइंट को, और वो क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इसका महत्व। तो पहले तो समझते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होती है। ये मैंने आपको बताया कि सभी लोगों को, अब जैसे चाहे वो दुनिया में मान लीजिए, चाहे वो किसी एक देश में मान लीजिए, वित्तीय कठिनाई के बिना हर तरीके की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। मतलब उनको न तो किसी प्रकार की वित्तीय से कठिनाइयां हो, यानी कि कोई पैसे भी खर्च ना हो ज्यादा, और क्वालिटी बेस्ड जो है कि उनको हेल्थ सर्विसेज मिले, जैसे किसी बीमारी की रोकथाम हो सके, उपचार हो सके, उनका रिकवरी हो सके, और इलाज से पहले एक सामान्य देखभाल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। लेकिन अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वास्थ्य में निवेश करके हम मानव पूंजी में अधिकतम वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हेल्थ सिस्टम पे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जल्दी से जल्दी सही कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो हम उसे जल्दी सही कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपनी सोसाइटी में अपना योगदान देगा। अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो जॉब सही समय से कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर वो स्किल्ड लेबर है तो वहां पे अपनी भूमिका दे सकेगा। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर में। आज वर्तमान में अगर मैं कहूं 2023 के बजट के अनुसार तो जीडीपी का केवल और केवल कितना है, 2% है। और एजुकेशन में कितना है, मुश्किल से 1 से 1.5% है एजुकेशन में भी, जो कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की सबसे बेसिक आधारभूत आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य का अच्छा होना, शिक्षा का अच्छा होना। और हमारे भारत में ये दोनों ही चीजों पर बजट कम खर्च किया जाता है। तो सरकार को इस बजट को बढ़ा के 5% तक कम से कम लाना चाहिए,
ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़िया कर सकें, एजुकेशन सिस्टम को भी हम बढ़िया कर सकें। और केवल ये केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो भी अपना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग CSR कहते हैं, इसका निर्वहन करें। और आम जनता और जो नागरिक हैं उनके द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए। तब जाके सभी लोग इसका जो है कि फायदा ले सकेंगे और सभी लोग का योगदान सुनिश्चित होगा, जिसके माध्यम से बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि और वयस्कों में कार्यबल उत्पादकता दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर व्यक्ति स्वस्थ है, मानव पूंजी अगर अच्छी है हमारी। दूसरा, सुचारू स्वास्थ्य प्रणाली कुशल नौकरियों की मांग को बढ़ाती है। अब मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए या आपका UPSC में सिलेक्शन होता है और आपकी हाइट वगैरह ठीक नहीं है, या यूँ कहें कि आपको कोई सीवियर कंडीशन की बीमारी है, कैंसर जैसी कोई बीमारी है किसी भी तरीके की, तो आपकी रैंक होते हुए भी आपको IPS की पोस्ट नहीं दी जाएगी। जबकि आप एक अच्छे जो है कि IPS ऑफिसर बन सकते हैं, आप देश को अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज है, बीमारी है, जिसकी वजह से आप IPS की सर्विस नहीं दे पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुशल नौकरियों की मांग भी तभी होगी जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होने के लिए आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आप अच्छी जगह इलाज करा पाओ, सस्ते में, अफोर्डेबल तरीके से। तो ये सभी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ से इस तरीके से जुड़ जाती हैं। सस्टेनेबल गोल जो होता है आपका थर्ड नंबर, जिसको हम कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, मतलब कि गुड हेल्थ एंड वेलफेयर, ये प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। और देखभाल और स्वास्थ्य संसाधनों के वितरण में सामाजिक बाधाओं को भी कम किया जा सकेगा, क्लियर है इतनी चीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तभी हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त कर पाएंगे जब हम इन चुनौतियों पर काम करेंगे। और वो चुनौतियां क्या हैं? अब यहाँ पर हम चुनौतियों की बात करें तो हमारी सबसे पहले चुनौती जो मैंने बताई कि स्वास्थ्य देखभाल पर हमारा खर्च बहुत कम है। 2022-23 के बजट में ये बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बजट में बहुत ही मामूली सी वृद्धि हुई। कैसे? 2021 में 1.6% खर्च हो रहा था, 2023 में 2.1%, यानी कि 0.50 की जो है कि वृद्धि हुई। जबकि होनी कितनी चाहिए थी भाई? दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश बन चुका है भारत, और 140 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, और उस जगह पे आप केवल बजट का 2% खर्च करके आप किसकी हेल्थ सुधार लोगे? कोरोना जैसी अगर महामारी, भगवान न करे कि अगर दोबारा आ गई 10 साल बाद, तो शायद जो हम देख रहे हैं वो भी चीज देखने को ना मिले। कहने का मतलब है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम लोगों का स्वस्थ होना तो जरूरी है। आप रोजगार मत दीजिए, आप बेरोजगार व्यक्ति अपना कैसे न कैसे जीवन यापन करेगा, लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी सस्ती और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपने परिवार का और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। तो उसके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर वो राज्य सरकार हो, उन्हें वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरा, वित्तीय सुरक्षा का अभाव। कम से कम 30% आबादी ऐसी है जो किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा से जुड़ी हुई नहीं है, अर्थात वो वंचित है। न तो उसके पास आयुष्मान कार्ड है, न वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा पाती है, न वो चिकित्सा, जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा होती है ना केंद्र, जहाँ पे आप लोगों को लोकल लेवल पर वैक्सीनेशन किया गया है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र होते हैं, उसका भी प्रयोग नहीं कर सकती। फ्री दवाइयां नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ही उनके पास संसाधन नहीं है। तो ये भी एक चुनौती है। और दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट व्यय का अधिक होना, ये एक चुनौती है। भारत में आउट ऑफ पॉकेट व्यय लगभग 47.1% है, जो कि वैश्विक औसत 18% से काफी अधिक है। और मैंने ऊपर ही आपको बताया कि आपके परिवार का इनकम का लगभग 30 to 40% जो है कि इसमें खर्च होता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो इस चीज को कम करना पड़ेगा। वहीं असमान पहुंच, असमान पहुंच का मतलब क्या है? आप देखोगे ग्रामीण समुदाय देखभाल जो है, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं से वंचित रह जाती है। शहर में बहुत मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, जैसे लिखा होता है ना कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, या ये इस रोग के विशेषज्ञ हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपके मेन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। साथ ही साथ वहां किसी चिकित्सक पेशेवर जो होते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, MBBS या MS किए हुए, उनकी कमी देखने को मिलती है। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की कमी देखने को मिलती है।
अब आप लोगों ने अगर अभी लेटेस्ट रिलीज हुई थी जवान मूवी शाहरुख खान की, उसमें सुना होगा आपने कि उसने सोशल इश्यूज के मुद्दे को बहुत अच्छे से मिक्सअप किया जवान मूवी में। अगर मूवी देखी होगी तो एक रील होगी जहां पे हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि हमने गांव गांव तक जो है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी इतनी बेहतर सुविधा कर दी है कि अब गांव में भी लोग क्या है महंगे से महंगे हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी का इलाज करा सकते हैं। और उसमें क्या होता है, हेल्थ मिनिस्टर को उठा के उसी प्राइमरी जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज किया जाता है। तो वहाँ ना लाइट मिलती है, ना डॉक्टर मिलता है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, ना बेड मिलता है। वो कचरे की तरह हॉस्पिटल हो रहा, उसी में उसका इलाज हो रहा होता है। तो उसमें ये रियलाइज कराया गया कि जो मिनिस्टर या जो सरकार हमारे दावे करती है वो हकीकत में ग्राउंड लेवल पर कहाँ तक है, ये सरकार को भी पता है और जनता को भी पता है। तो इन सब चीजों की समस्या होती है जिसकी वजह से हम असमान पहुंच तक होते हैं कि गांव के लोग फिर इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और फिर वो अपने स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाते हैं। वो तो भला हो गांव की जीवन शैली का, जो स्वस्थ खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खा के शुद्ध हवा लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं। अदरवाइज अगर उनकी जीवन शैली शहरी जीवन शैली होती और गांव में हेल्थ फैसिलिटी ना होती तो शायद उनकी लाइफ स्टाइल सबसे जल्दी खत्म होती। तो ये चीजें हैं। तमिलनाडु के केवल 16% जिला अस्पताल में सभी सेवाएं हैं मुख्य रूप से, जबकि असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश में तो केवल ऐसा 1% ही पाया गया। चिकित्सा कार्यबल की कमी है। भाई हमारे यहाँ चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पेशेवरों की कमी है। हमने कोविड-19 के दौरान देखा था कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, नर्स, इन सबकी कमी थी दोस्तों। जबकि रिक्रूटमेंट इसके नाम पर कुछ आते ही नहीं है। लगातार जो है कि हर साल एक बड़ी मात्रा में जो है कि बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है या वो उस लेवल पर नहीं पहुंचते और सरकारी जो कार्यबल है उसकी कमी देखने को मिली हमें कोविड-19 में। तो बहुत कुछ कोविड-19 हमें सिखा के गया। डिपेंड करता है कि सरकार और आम जनता इससे कहाँ तक प्रभावित होती है और कहाँ तक इस पे विचार करती है कि हमें अपनी कमियों पे कैसे काम करना है। लेकिन सरकार इसके लिए बहुत सारी योगदान भी कर रही है, बहुत सारी पहले चला रही है। जैसे आयुष्मान भारत योजना उसने चलाया, वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और सघन मिशन जो है इंद्रधनुष, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, जिसे 2014 से ही सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इतनी बातें हो गई और अब हम आगे की राह में देख सकते हैं कि ये जो वैश्विक स्तर पे जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक और WHO की, वो कहती हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण अपनाकर हम स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मतलब कि जो ग्रामीण स्तर पे जो हमें करना चाहिए काम, उस पे जो है कि अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेहतर होगा। और इसके साथ हम आवश्यक सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष लागत, सभुगतान जैसी वित्तीय सेवाओं को दूर कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के प्रति मजबूत जो है कि प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और सरकारी खर्च को लगभग हम 5.2% तक अगर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हो सकेगा। वहीं संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करिए कि चिकित्सा आपूर्ति, मतलब जो मेडिकल सप्लाई चाहिए हमें, साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी जो है, वार्ड बॉय, स्टाफ, नर्स, इनकी संख्या बढ़े और अतार्किक उपचार वगैरह ये सब, और केंद्र और राज्य का भी जो है कि सहयोग एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो कि वर्ल्ड बैंक और WHO की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार चीजें हमने पढ़ी। अब इसी में हम एक सब टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यही दो हमारे सोशल इश्यूज के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या यूं कहो कि लॉन्ग टॉपिक केवल यही दिए हुए और बाकी 4-5 टॉपिक शॉर्ट में, उसे भी अभी हम कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन किया। क्यों किया? क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल हो चुके थे और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ थी। इस अवसर पे आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। हालांकि इसमें लिखा हुआ भी है कि आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स में आप लेक्चर्स को देख सकते हो, और मैंने खुद जो है कि इस लेक्चर को कंप्लीट पढ़ाया है, तो आप वहां से इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। पिछले महीने की ही क्लास आपको देखनी, ये हम लोग सितंबर पढ़ रहे हैं, जबकि अगस्त में मैंने इसे पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो ये आयोजन हुआ, इसमें कुछ तथ्य हैं
कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कारित किया गया। जैसे सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्य कौन थे? तो असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। आप देखिए जिन राज्यों में जनसंख्या कम थी वहां के राज्यों ने अपनी 100%, 100% लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किया। हमारे यूपी की सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर ईमानदारी से यहाँ पे हर एक जरूरतमंद परिवार कोई बनाया जाता तो यूपी की रैंकिंग पहले आ जाती, लेकिन यूपी में इस तरीके का कोई काम नहीं किया गया। सार्वजनिक अस्पतालों का उच्चतम उपयोग कहाँ पे हो रहा है? तो कर्नाटक और त्रिपुरा में हो रहा है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका सबसे अधिक प्रयोग कर्नाटक और त्रिपुरा में हुआ है। बाकी लोग क्या करते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफरेंस करते हैं। फिर वहीं आभा स्कैन और शेयर टोकन बनाने वाले में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। आभा स्कैन क्या है? तो आभा एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप पर्चा बनवा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, जहां आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। 1 रुपए के पर्चे के लिए आप वहां पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी आईडी वगैरह सारी चीज डाल के स्कैन कर लीजिए और आपका नंबर तुरंत आ जाएगा पंजीकरण। और वहीं स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा के साथ जोड़ने वाले जो शीर्ष राज्य हैं आंध्र प्रदेश है। तो अब हम यहाँ पे एडी मतलब एबीडीएम, इट मीन्स की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जानकारी लेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना का समर्थन करना और इसमें आवश्यक आधार विकसित करना, और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको हम कहेंगे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए। जैसे इसको 2019 में गठित किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के स्थान पे, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करता है। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजाइन वगैरह तकनीकी अवसंरचना इस पर काम करना इसका मुख्य फोकस रहता है। और अगर हम इस मिशन की बात करें, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके प्रमुख जो घटक हैं दोस्तों, वो कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, किन पे ये काम करता है? तो एक तो होता है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या यानी आभा, दूसरा आभा ऐप, तीसरा स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, और चौथा है आपका स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री। तो बस केवल यही 4 प्रमुख घटक हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इस मिशन के महत्व की। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो रोगियों के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी कि सटीक जानकारी प्रदान करके लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। यानी रोगियों को उनके रोग के बारे में पूरी जानकारी बताई जा सकती है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आगे चल के ये समस्या हो सकती है, अभी आपको ऐसा ऑपरेशन कराना होगा, अभी आपको इतना खर्च करना पड़ेगा, जिसके आधार पे वो निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ सकेगी कि ताकि वो रोगियों के साथ इंटरेक्शन करें और वो सारी चीजें खुलकर बताएं कि मरीज को पता होना चाहिए कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है और मुझे कितना पैसा खर्च करना होगा, मेरे परिवार की स्थिति क्या होगी, तो वो सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जो होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स स्टाफ, उनके लिए क्या बेनिफिट है कि वो इजीली जो है कि प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेप करके रोगी की मेडिकल हिस्ट्री तक बेहतर पहुंच को सुनिश्चित कर सकेंगे कि हमारा जो रोगी है उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, और उसे सारी चीज ऑनलाइन ही वो ट्रैक कर सकेंगे। और यहाँ पे ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसको आप मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस मिशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। और वहीं इसका महत्व होगा बीमा क्लेम। जैसे बीमा राशि क्लेम करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से रिटर्न जो है कि जल्दी आएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बीमा कर रखा था, उसके पास ऐसी कंडीशन हो गई कि वो ऑपरेशन वगैरह कराना है उसे और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपनी बीमा एजेंसी से या बीमा कंपनी से वो अगर पैसा मांगना चाह रहा है तो सारी चीज ऑनलाइन होने की वजह से उसके पास जल्दी कम समय में पैसा आ पाएगा और वो अपना इलाज करा पाएगा। और इसके साथ ही साथ नीति निर्माताओं के लिए भी ये बेनिफिट देता है कि मैक्रो और माइक्रो लेवल पर डाटा की गुणवत्ता एनालिसिस की जाएगी, बेहतर निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम बनाया जाएगा ताकि यह पता चले कि कहाँ पे हमारी कमी है अभी। और हम बात करते हैं कि ये जो हमारा मिशन चल रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे डिजिटल डिवाइड और निरक्षरता के कारण इसको अपनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत स्तर पे अभी डिजिटली रूप से लोग डिवाइड हैं। वहीं डिजिटलीकरण की जो है कि लागत भी उच्च आती है और राज्यों की अंतर संचालनीयता बेहद खराब है, जिससे डेटा माइग्रेशन और अंतर्राज्यीय स्थानांतरण से कई त्रुटियों और कमियों का हमें सामना करना पड़ता है। वहीं आप देखोगे कि डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने हेतु
चिकित्सा पेशेवरों का क्षमता निर्माण करने के साथ साथ डिजिटल कौशल वृद्धि भी जरूरी है। व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी संबंधी मामले होते हैं कि अगर किसी रोगी के बारे में आपको पूरी जानकारी ऑनलाइन पता है तो वो लीक होने की समस्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कोविड-19 के दौरान किसी को अगर कोरोना की बीमारी दिख भी रही है, सिम्टम्स दिख भी रहे थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पे वो अपनी ओरिजिनली या रियल अपडेट नहीं डाल रहे थे, जिससे उन्हें ये डर था कि मुझे सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा कि तुम्हें कोरोना हो गया है या तुम्हारे पूरे परिवार से अब सोसाइटी का कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा क्योंकि उसे भी कोरोना हो सकता है। और ऐसे ही मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जैसे एड्स किसी की बीमारी हो और उसको जानकारी मिल गई हो, तो ऑनलाइन सिस्टम हैक होने से उसकी भी गोपनीयता भंग हो जाएगी। या कोई कैंसर का पेशेंट है, तो इस तरीके से ये समस्याएं होती हैं। अब कोई महिला है, मान लीजिए उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन हो या जो भी, लेकिन हमारी सोसाइटी उसे क्या कहती है, तुरंत उसे बांझ या वैश्य इस तरीके के वर्ड का प्रयोग करती है जो उसकी अस्मिता और उसकी गरिमा के खिलाफ है। तो यानी ऑनलाइन अगर ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं उनके डाटा का सुरक्षा होना भी बहुत जरूरी है। और इस एप्लीकेशन को उपयोग करने से लेकर नागरिकों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए। आप आज भी, मैं खुद पर्सनली जो है कि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जब मैं विजिट करता हूँ किसी काम से, तो मैं देखता हूँ कि 1 से 2 लोग होते हैं जो इस आभा एप्लीकेशन का यूज करके कम समय में 1 रुपए का पर्चा बनवा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उसी पुराने ढर्रे पे हैं और क्या करते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी होती है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे लगभग हर जिले में ये सुविधा है, लेकिन आपको लाइन किस में दिखेगी, जो पर्चे हाथ से काटे जा रहे हैं उसी पे लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, नागरिकों के बीच में जागरूकता है ही नहीं कि हम एप्लीकेशन को यूज कर पाए। ये सारी चीजें हो गई। और इसके लिए आप आगे की राह में यही कर सकते हो कि अनामीकरण। अनामीकरण का मतलब किसी रोगी का नाम और डिटेल ना होने के साथ, बल्कि उसका एक आइडेंटिटी नंबर दे दीजिए, 3 4 5 6 ऐसे करके कोई आइडेंटिटी नंबर दे दीजिए और उसके नाम से आप उसे पहचानिए कि पेशेंट नंबर की आईडी ये है, इसको ये बीमारियां हैं। तो उससे क्या हो गया, उसकी गोपनीयता बची रहेगी और उसके स्वास्थ्य के जो रिकॉर्ड हैं वो भी गोपनीय रहेंगे। साथ ही हम नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको हम हेल्थ सेक्टर में यूज कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया या आईओटी हो गया। तो इन सभी का हम यूज कर सकते हैं। और राज्यों के बीच में भी हमें डेटा का सुचारू रूप से हस्तांतरण कराना चाहिए, सुचारू रूप से उसका सुनिश्चित होना चाहिए। और सार्वजनिक जागरूकता को भी बढ़ाया जाए कि उपलब्ध डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हम कैसे कर सकते हैं और उनका उपयोग कैसे करें। जैसे मैं भी कभी कभी जाता हूं जब गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो कई बार मैं खुद लोगों को ये ट्रेनिंग देता हूं कि भाई इस तरीके से आप लाइन से बाहर निकलिए और ये आभा एप्लीकेशन का यूज करिए और विद इन 1 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन होके आपको पर्चा मिल जाएगा। क्यों आप इतने लंबे लाइन में 20 मिनट 25 मिनट अपने वेस्ट कर रहे हो। ये हो गया। और साथ ही साथ चिकित्सा पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम में जो एबीडीएम मिशन है और डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणाओं को शामिल करते हुए इनको शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो ये हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए। अब यहाँ पर हम शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 3 से 4 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों, हम जरा उसको जूम कर लेते हैं पहले टॉपिक को, और ये लिखा हुआ है द जेंडर स्नैपशॉट 2023। क्या कहता है कि यूएन वीमन, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA, इसने एक रिपोर्ट जारी की है द जेंडर स्नैपशॉट 2023। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 गरीबी उन्मूलन के रिपोर्ट में इसने कहा कि अगर 2030 तक अगर हम प्रयास नहीं करेंगे या प्रयास कर भी लेंगे तो भी हम देखेंगे 340 मिलियन महिलाएं और लड़कियां चरम गरीबी में रह रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम जो वैश्विक प्रयास कर रहे हैं और उसके बावजूद हमें रिजल्ट ऐसा ना मिले, तो हमें वर्तमान की दर से 26 गुना अधिक प्रयास करना पड़ेगा पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर। दूसरा इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो भुखमरी से समाप्ति का है, 2030 तक 4 में से 1 महिला और लड़की सामान्य या गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रही होगी। और ऐसे में कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक अंतराल को दूर करने के लिए खाद्य असुरक्षा में कमी की जा सकती है। तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, एजुकेशन के ऊपर बात की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन, कि 60% लड़कियों ने उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है। SDG 5, अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों पर प्रतिदिन 2.5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत करेंगी, जिससे लैंगिक असमानता बढ़ी रहेगी।
और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 असमानता में कमी। तो ये लैंगिक आधार पर दोगुने भेदभाव का सामना करती हैं, वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का भी सामना करती हैं और ये लगभग दोगुनी हो जाती है, क्योंकि एक तो वो लैंगिक आधार पे तो कर ही रही हैं, ठीक है, दूसरा शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड से जो है कि सुपीरियर ना होके इंफीरियर रहती हैं और इस वजह से उन्हें उस स्तर पे भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वहीं ये रिपोर्ट बताती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो जलवायु कार्रवाई है, जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम यह हो रहा है कि 158 मिलियन महिलाएं और लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे रह सकती हैं, यानी इसी के नीचे जा सकती हैं और ये क्लाइमेटिक चेंज की प्रॉब्लम है। वहीं अब हमारा एक और टॉपिक है इसमें कि महिलाओं के लिए यूबीआई मतलब बेसिक इनकम। अगर हम इस पे बात करें तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ये महिलाओं के लिए बेसिक इनकम योजना की शुरुआत की है, जिसमें कहा गया है कि परिवार की महिला मुखिया को 1,000 रुपये मासिक मानदेय रुपए दिया जाएगा। और इसमें कौन शामिल हो सकता है? तो 21 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए लाभार्थी हो सकती हैं जिसके पास भूमि और सालाना पारिवारिक आय सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है उससे अगर कम होती है। जैसे सरकार कहती है कि न्यूनतम आपके पास इतनी सालाना इनकम होनी चाहिए, इतनी आपके पास भूमि होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसी है जिसके पास इससे भी कम है तो वो इस योजना का लाभ ले सकती है। वर्तमान में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे और भी अन्य राज्य ऐसी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। और यूबीआई में यूनिवर्सल बेसिक इनकम में 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं दोस्तों। एक तो होता सार्वभौमिकता, यानी सभी तक जो है कि इस बेसिक इनकम की पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, बिना किसी शर्त, यानी कि कोई पात्रता निर्धारित नहीं होनी चाहिए। तीसरा, एजेंसी, लाभार्थी को सरकार द्वारा जो नगद अंतरण के रूप में सहायता होनी चाहिए, जिसको हम लोग डीबीटी कहते हैं, और इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर कुछ पक्ष और विपक्ष में तर्क भी दिए जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि यूबीआई के जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि लाभार्थियों को एजेंट के रूप में माना जाता है और इस योजना का लाभ सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, जिससे किसी भी लाभ से कोई गरीब या वंचित व्यक्ति बिल्कुल नहीं छूट पाता, क्योंकि इसे हम सार्वभौमिक रूप में मानते हैं। वहीं स्वास्थ्य, आय और अन्य असुरक्षा के खिलाफ सुरक्षा मिल जाती है लोगों को, और वित्तीय समावेशन भी सुधार होता है, क्योंकि लोगों के बैंकों में सीधे खाते में सुविधा दी जाती है। लेकिन इसके विपक्ष में तर्क भी देते हैं जो मुझे पर्सनली जो है कि कोई ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि केवल ढकोसला है। इसके विपक्ष के तर्क को मैं वैल्यू नहीं देता। यह आम लोगों को आलसी बना सकता है। मैं नहीं मानता कि लोगों को आलसी बना देगा। लोग बल्कि और भी ज्यादा काम करेंगे कि उनकी इनकम में और वृद्धि होगी। और ये कहता है कि लोगों को जब आलसी बना देगा तो श्रम बाजार से लोग बाहर निकल जाएंगे। और कहता है कि व्यय पर पुरुषों का नियंत्रण ज्यादा होता है। यूबीआई की जो राशि आती है महिला के खाते में, उस पर पुरुषों का नियंत्रण होता है, वो ज्यादातर उसका खर्च करते हैं और इससे लैंगिक असमानता बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट से तो मैं सहमत हूं कि ऐसा हर परिवार में होता है कि अगर किसी महिला के खाते में पैसा आ भी रहा है तो उसका पति या उसके पिता दोनों ही लोग उस पैसे को निकाल के अपने मन मुताबिक खर्च करते हैं। तो इस पॉइंट को तो मैं भी मानता हूं। तीसरा, आप देखेंगे कि वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव और नगद हस्तांतरण की राशि से क्रय शक्ति कमजोर होगी, यानी कि महंगाई की उसमें मार पड़ेगी। और चौथा, सरकारी बजट पर भी भारी बोझ पड़ेगा। तो ये भी कुछ एस्पेक्ट होंगे जो हमें देखने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम्स है, उसे देखते हैं। जैसे मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नाम में ही दिखा रहा है आपको कि शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जिसे शुरू किया गया है यूजीसी के द्वारा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने MMTTP मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गए, डिग्री कॉलेजेस हो गए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे शिक्षकों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन करके उसे शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसमें मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम भी बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र रखा जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। और यहीं पर ये टॉपिक कवर करने के बाद अब हम एक और टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा। अभी तक आप लोग एनसीईआरटी को एक पढ़ते थे संस्था के रूप में कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते थे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी को इसी रूप में तो पढ़ते थे।
लेकिन अब इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलते ही एनसीईआरटी अब कुछ अधिकारों का प्रयोग कर सकती है, जैसे वो स्वयं की एक स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान कर सकता है। तो अभी तक जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलती थी, जामिया यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, बीएचयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ऐसे करके आपको डिग्री मिलती थी। लेकिन अब एनसीईआरटी भी अपना कोर्स चला सकेगी और एनसीईआरटी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे अपने रिजल्ट, अपने कोर्स, अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी और उस नाम से आपको डिग्री भी मिलेगी। जैसे इग्नू से मिलती ना, इग्नू से कोर्स होता है डिस्टेंस लर्निंग से, वैसी एनसीईआरटी से ही मिलेगा। इसमें कार्यक्रमों की शुरुआत करने, पाठ्यक्रम की संरचना निर्धारित करने, परीक्षा आयोजित कराने और प्रबंधन सहित अन्य मामलों में स्वायत्तता मिलेगी। तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो दोनों फॉर्मेट हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जब किसी संस्था को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है तो वो किन किन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इनमें से 4-5 के बाद एक स्टेटमेंट ऐसा रख देगी यूपीएससी जो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो इससे संबंधित है या नहीं है। वहीं विशिष्ट क्षेत्रक में उच्च मानक का कार्य करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। अब चलते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था और ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है अब यहाँ पर, आयुष्मान भव अभियान। ध्यान देना इस वर्ड पे, आयुष्मान भव अभियान। तो क्या है ये भाई, इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है? ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है एक सहयोगात्मक अभियान है। कैसा अभियान है दोस्तों? सहयोगात्मक, जिसमें हर गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा कवरेज का विस्तार किया जाएगा और जिसके 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला एक है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत शेष पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। मतलब कि वो इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य में पंजीकृत हो गए लेकिन अभी तक उनको आयुष्मान कार्ड नहीं दिया गया, जिसके आधार पर वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त में नहीं करा पाते अच्छे स्तर पे, तो उनको कार्ड दिए जाएंगे। दूसरा आयुष्मान मेला, यानी कि हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाएंगे। तीसरा आयुष्मान सभाएं, तो इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और रोगों के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, जैसे कोविड बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, या तपेदिक की बीमारी हो गई, या एड्स की बीमारी हो गई, या फिर कैंसर की बीमारी हो गई, सिरोसिस की, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं और जो सामान्यतः गांव में इस तरीके की बीमारियां अब उभर के आ रही हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनके लक्षण के बारे में बताया जाएगा। अभी जैसे मौसमी बीमारी, अब डेंगू शुरू हो रहा है, डेंगू के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद येलो फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है फीवर की, मलेरिया है, तो इन सभी के लक्षणों के बारे में जागरूकता दी जाएगी और साथ ही साथ इनके लक्षणों के बारे में बताया जाएगा कि अगर ऐसे लक्षण आप में देखने को मिलते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा सोसाइटी का या सोशल इश्यूज का टॉपिक, और अब हम लोग कल की क्लासेस शुरू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये भी जो है कि आपकी 2 से 3 क्लास में कवर हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा आर्ट एंड कल्चर। तो अगले 3 क्लासेस में आपकी विजन आईएएस की सितंबर मंथली मैगजीन कवर हो जाएगी। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर की मंथली मैगजीन अभी नहीं आई है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर अक्टूबर की कराइए, नवंबर की कराइए। मेरे प्यारे भाई, दिल्ली की मुखर्जी नगर में जो संस्थान है विजन आईएएस, वहां से पता चलता है कि अभी अक्टूबर की मंथली मैगजीन नहीं आई है। जैसे ही आती तो मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ और उसके बाद जब वो पूरा सेशन लेता हूँ, मैं पूरी की पूरी मैगजीन कंप्लीट करा देता हूँ, तो जो अंडरलाइन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसकी भी पीडीएफ में दोबारा पोस्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को कम समय में वो चीजें समझ में आ जाए और रिवीजन हो जाए। लेकिन उसका बेनिफिट तभी होगा जब आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे। तो इन्हीं चीजों के साथ अब रखते हैं, वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।